नमस्कार दोस्तों। इस लेसन में हम यूपीसी प्रीलिम्स सीएसई 2021 के बारे में बात करेंगे कि कौन सी हमें बुक्स, रिसोर्सेज और टेस्ट सीरीज को फॉलो करना चाहिए। और ये लेसन बहुत ही रोचक होने वाला है, इसलिए आप इसको ना अंत तक देखना, क्योंकि इसमें मैं जीएस पेपर और सीसेट पेपर को किस प्रकार हम इजीली पास कर सकते हैं वो मेरा अनुभव बताने वाला हूँ। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुझे यूपीसी प्रीलिम्स पास करने का 4 बार अनुभव है और मैंने 4 बार मेंस दिया, जिनमें से मुझे 3 बार यूपीसी आईएएस इंटरव्यू फेस करने का मौका मिला है। तो जो भी मेरा इन सालों में यूपीएससी की तैयारी का अनुभव रहा है, मैं इस लेसन में शेयर करने वाला हूँ। और साथ ही ये बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी बना के इजीली आने वाले 5 महीनों में यूपीएससी प्रीलिम्स पास कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बुक और रिसोर्सेज की बात करते हैं कि जैसे कि हमारे जीएस फर्स्ट पेपर में आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्शन है, उसमें आप लोगों को 11th और 12th क्लास की फाइन आर्ट की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स नितिन सिंघानिया बुक पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं करना है। या तो आप 11th और 12th की क्लास की फाइन आर्ट की एनसीईआरटी पढ़ना या नितिन सिंघानिया बुक पढ़ना। मैं पढ़ता हूँ जो 11th और 12th की फाइन आर्ट की एनसीईआरटी पढ़ता हूँ, क्योंकि जब भी यूपीसी पेपर सेट करता है ना, तो वो जो रेफरेंस बुक होती है, अच्छी वाली बुक होती है, उनको फॉलो करता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि इनसे ईजिली कवर हो सकता है। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि हिस्ट्री के लिए जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, वहाँ से आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन ईजिली कवर हो सकता है। इसके अलावा आप एक साइट है सीसीआरटी की साइट, वहाँ पे क्या होता है, प्रीलिम्स के हिसाब से काफ़ी अच्छे फैक्ट दिए हुए हैं, तो आप उस साइट पे जाना और वहाँ पे पीडीएफ फाइल है, 2-3 पीडीएफ फाइल है जो कि आर्ट एंड कल्चर की है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको पढ़ना। इसके अलावा यदि हम हिस्ट्री के सेक्शन की बात करें, और मेरा ये मानना है कि जो न्यू एस्पिरेंट है, अभी अगले साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके पास अभी पर्याप्त मात्रा में टाइम है। तो आप ये कोशिश करना कि प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ पढ़ना, अलग अलग नहीं पढ़ना है। कि आप ना यूपीसी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के प्रश्न पत्र देखना, उनका सिलेबस देखना और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को अच्छे से, मतलब गहराई से पढ़ना है। और आपको मेंस के लिए कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। अधिकांश तो ये होता है कि प्रीलिम्स और मेंस के अलग अलग रिसोर्सेज नहीं होते हैं, सेम रिसोर्सेज होता है। और ये जो वीडियो है, इस लेसन में हम केवल प्रीलिम्स की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपको यदि मेंस के बुक रिसोर्सेज के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करनी है, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे जो यूपीएससी मेंस के जो 4 पेपर है जीएस के और ऐसे राइटिंग के, उनकी आप बुक को, रिसोर्सेज को जरूर दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से प्रीलिम्स पर बात करने वाले हैं। तो हिस्ट्री वाले सेक्शन में हमें क्या करना है, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि प्रीलिम्स में न्यू एनसीईआरटी से भी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं कि 6, 7, 8 और 12th की जो एनसीईआरटी है, वो आपको नई वाली एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। क्योंकि यहाँ से इस बार देखा है कि मेंस की एग्जाम में भी 1-2 क्वेश्चन वहाँ से निकल आए थे। इसके अलावा ओल्ड एनसीईआरटी आप पढ़ना चाहो तो जो एंशियंट प्राचीन भारत की जो एनसीईआरटी है वो आर एस शर्मा की है, वो पढ़ सकते हो। और मिडाइवल की सतीश चंद्र की है। और इसके अलावा आधुनिक भारत में स्पेक्ट्रम एक अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। आपको कोई भी अन्य रिसोर्सेज फॉलो नहीं करना है, केवल आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से। इसके अलावा यदि हम लक्ष्मी पॉलिटी की बात करें, तो लक्ष्मीकांत बहुत ही अच्छा रिसोर्सेज है। इसके अलावा आपको कोई भी रिसोर्सेज फॉलो नहीं करना है कि हमें राजव्यवस्था के लिए लक्ष्मीकांत बुक को ही पढ़ना है, उसी बुक को 2-3 बार पढ़ जाना है। वो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम देती है। तो ये यहाँ पर हुआ। इसके अलावा ज्योग्राफी सेक्शन, तो ज्योग्राफी सेक्शन में आपको ये करना है कि 6 से लेकर 12 तक जो एनसीईआरटी है वो पढ़नी है। इसके अलावा आपको इसमें मैपिंग बहुत अच्छी करनी है। आप कोई भी एक मैप, जैसे ऑक्सफोर्ड का मैप हो गया या कोई अन्य मैप जो आपके पास है, उनमें से आपको अच्छी मैपिंग करनी है। अब मैपिंग दोनों करनी है कि एक तो एनसीईआरटी में खूब सारी जो नेचुरल साइट्स है, पॉलिटिकल साइट्स है, उनको देखना है। साथ ही साथ आप ये कर सकते हो कि जैसे करंट अफेयर में कोई चर्चा में रहती है, कहीं अर्थक्वेक आया है या कहीं सुनामी आई है या कोई कहीं मतलब मिनरल के खोज हुई है, तो वो आप है ना करंट अफेयर में जब भी चर्चा में रहती है तो उसको जरूर देखना। कहीं ये देखते हैं कि कहीं युद्ध की घटनाएं हो रही है, जैसे मिडल ईस्ट में, ऐसी वहाँ से मैपिंग काफ़ी पूछी गई है। या दक्षिण चीन सागर है, वहाँ से कुछ मैपिंग आ सकती है। या इंडिया से संबंधित हम देखते हैं कि आजकल भारत और चीन के बीच में जो भी विवाद हो रहा है, जिसमें डोकलाम विवाद या लद्दाख क्षेत्र में या सिक्किम क्षेत्र में, वहाँ से मैपिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप मैपिंग के क्वेश्चन करंट अफेयर के हिसाब से भी तैयार कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपके पास पर्याप्त टाइम है, तो आप है ना यूट्यूब पर मुन्नाल के जो ज्योग्राफी वाले वीडियो है ना, वो देखना, बहुत अच्छे वीडियो हैं। बहुत ही अच्छे, मतलब प्रैक्टिकल वे में उनको बनाए गए हैं, तो आप उनको देख सकते हो। इसमें फिर इन्वायरमेंट का जो सेक्शन है, इसमें आप जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको दृष्टि आइस की बुक पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। और इंग्लिश मीडियम में शंकर आइस की। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम में इंग्लिश में पढ़ने में जो कंफर्ट महसूस करते हैं, वो शंकर आइस की बुक देख सकते हैं। इसके अलावा 12th की जो न्यू एनसीईआरटी है बायो की, उसके लास्ट चैप्टर 4 जो है वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से हैं, वो आप पढ़ सकते हो।
इसके अलावा ये जितने भी टॉपिक हमने बात की, जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी वाला हो गया या ज्योग्राफी वाला हो गया या इन्वायरमेंट, इनमें आप एक काम कर सकते हो कि जो करंट अफेयर में जो भी रहता है, एक तो आपको करंट अफेयर में एक न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। जैसे मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मैं मुझे भी अभी 2021 में एग्ज़ाम देना है। और तो मेरी रणनीति ये रही कि मैं हमेशा एक न्यूज़पेपर फॉलो करता हूँ और एक हिंदी का भी पढ़ता हूँ, कि कोशिश करता हूँ कि हिंदी का भी एक न्यूज़पेपर फॉलो किया जाए। लेकिन अपने एग्जाम के हिसाब से द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस अच्छा आता है, तो इनमें से आप एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। साथ ही साथ एक मंथली मैगजीन जरूर फॉलो करनी है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो। आपको मेरे हिसाब से जो मेरी सलाह होगी, आपको विजन आइज की जो मंथली मैगजीन है वो पढ़नी चाहिए। इसके अलावा आप ज़्यादा रिसोर्सेज करंट अफेयर का आपको नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आप मतलब एक तरह से आपको पूरा सिलेबस नहीं हो पाएगा। इसके अलावा यदि हम साइंस साइंस और टेक की बात करें, तो इसमें आप ये पढ़ सकते हो कि 9th-10th की जो न्यू एनसीईआरटी है प्रीलिम्स के हिसाब से, ये पढ़ सकते हो। और इसमें जो करंट अफेयर आता है, जो भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, जैसे कि द हिंदू न्यूज़पेपर है, उसमें संडे को साइंस एंड टेक के 2 पेज आते हैं, तो उनमें से आप देख सकते हो। या मतलब ज़्यादा इसमें टाइम निवेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो अलग टाइप के आते हैं। लेकिन जो आप यदि एनसीईआरटी बेसिक पढ़ते हो, तो एनसीईआरटी में आप देखना कि बायोलॉजी के जो चैप्टर हैं, आपको देखो एनसीईआरटी पूरी नहीं पढ़नी है। आप यूपीएससी प्रीलिम्स के पुराने पेपर देखोगे ना, तो उनमें आपको पता लग जाएगा कि किस सेक्शन से यूपीएससी बार-बार क्वेश्चन पूछ रहा है, उन्हीं को पढ़ना है। ऐसे भी जैसे ना आप हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी पढ़ते हो, तो उसमें भी आपको कोशिश ये करनी है कि पहले यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर देखे जाए, ताकि आप ना थोड़ा सेलेक्टिव हो जाओ। पूरी-पूरी बुक नहीं पढ़नी है आपको। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसमें इकोनॉमिक्स जो है, वो आप मुरनाल के जो वीडियो हैं, मुझे सबसे अच्छे लगते हैं कि मुरनाल की वीडियो से आपके इकोनॉमिक्स पूरी कवर हो जाती है। मुरनाल के वीडियो, लेटेस्ट वीडियो आपको कहीं भी मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या कहीं भी फ्री में मिल सकते हैं, तो आप ज़रूर देखना उनको। और इसके अलावा 11th की जो न्यू एनसीईआरटी वो आप कवर कर सकते हो। और इकोनॉमिक्स सर्वे और बजट, ये आपको ना ओरिजिनल वाला पढ़ना है। अभी आने वाला है 1 तारीख को शायद बजट और इकोनॉमिक सर्वे जल्दी आ जाएगा, तो आप वो ओरिजिनल वाला पढ़ना। अब ओरिजिनल वाले पढ़ने में एक दिक्कत ये आएगी कि आपको शायद इकोनॉमिक्स उतना समझ में नहीं आई, तो आप पहले है ना मुंडाल की वीडियो देख लेना, कि उनकी इकोनॉमिक की जो शब्दावलियाँ हैं वो आपकी क्लियर हो जाए एक बार, फिर आप उसको ओरिजिनल वाले को जरूर पढ़ना। फिर है डेली न्यूज़पेपर, जिसकी हम बातचीत कर चुके हैं कि एक डेली न्यूज़पेपर और एक मंथली मैगजीन जरूर पढ़नी है हमें। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज की बात हुई। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की, कि इस प्रकार की मैंने कौन सी रणनीति अपनाई थी। कि हाँ, जैसे मेरा ये अनुभव रहा है कि मैंने कम से कम कोशिश की है कि कम से कम रिसोर्सेज को फॉलो करूँ, जिसमें ये हो सकता है कि आप है ना एक अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो। कि मुझे जितने भी हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, वैसे जो भी आप देखते हो कि यूट्यूब पर टॉपर्स अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाते हैं, तो आपको जो भी अनुकूल लगे ना उनके हिसाब से, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। तो देखते हैं कि इसमें स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। जैसे यहाँ पे हाउ टू वर्क टू गेट 100% सक्सेस इन आईएसपीआर। तो इसमें सबसे पहले आपको ये करना है कि यूपीएससी के जो 20 ईयर के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उनको एकदम ईमानदारी से आपको सोल्व करना है। और सोल्व करने से ये होगा कि आप ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। जैसे इसको इस प्रकार भी आप सोल्व कर सकते हो कि सबसे पहले तो आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के आपको पेपर देखने कि किस टाइप के पेपर आते हैं, कि आप 4-5 सालों का एक ट्रेंड देखना कि यूपीएससी किस प्रकार का पेपर बना रहा है, किस सेक्शन को ज़्यादा महत्व दे रहा है। तो एक तो ये सबसे पहले आपको ट्रेंड समझना है, ठीक है। और फिर ये कर सकते हो कि जैसे आपने आपको ट्रेंड पता चल गया, या आप ये पता लग गया कि पॉलिटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं या हिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे भी आप अपनी जब एनसीईआरटी बुक्स या जो भी टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, उसको पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि यूपीएससी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री और मेंस दोनों में। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बाद में आपको ये करना है कि जैसे आपका पॉलिटी का सेक्शन पूरा हो गया, कि आपने पॉलिटी का सिलेबस पूरा कर लिया, तो आप ये कर सकते हो कि फिर यूपीएससी प्रीलिम्स में जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उनको आप सोल्व करो एक बार। तो आपको ना कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मतलब मैं कर पा रहा हूँ या मेरे से ठीक हो रहा है। तो ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि पुराने जो 20 साल के पेपर है ना, उनको बिल्कुल बढ़िया से सोल्व करना है। और बार बार सोल्व करना है, बार बार देखना है, ट्रेंड देखना है, उसकी स्ट्रेटजी देखनी है, किस प्रकार यूपीएससी बार बार किस सेक्शन को ज़्यादा महत्व दे रहा है, तो आपको ईजिली आपको आइडिया निकल आएगा। जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे प्राचीन भारत है, तो प्राचीन भारत में आप देखना कि वो ना सिंधु सभ्यता उनको ज़्यादा महत्व दे रहा है। और बाकी मतलब आप देखो कि जहाँ पे मतलब कुछ अच्छा चेंज हुआ है, जहाँ पे साइंटिफिक नॉलेज की बात आ रही है, उसको ज़्यादा महत्व देगा। जैसे बुद्ध और जैन धर्म है, वहाँ से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर बार देखना आपकी यूपीएससी के पेपर में बुद्ध और जैन धर्म से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो आपने यदि ये ट्रेंड पकड़ लिया ना कि यूपीएससी किस चीज़ को कितना महत्व दे रहा है, तो आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। ये विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जैसे आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है, कि जैसे आपने पॉलिटी पढ़ लिया या ज्योग्राफी पढ़ लिया, तो आप सबसे पहले ये होना चाहिए कि यूपीएससी के पेपरों को आपको सोल्व करना है, या यूपीएससी पेपर को बार बार देखना है। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, 2 टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, या
होता है कि मैं कौन सी टेस्ट सीरीज़ फ़ॉलो करूँ, उनको परचेज़ करूँ या ऑनलाइन करूँ या ऑफ़लाइन करूँ। तो भाई मेरा तो अनुभव ये रहा है कि मैं तो मार्केट से फ़ोटोकॉपी जो मिलती है वो लेके आता था, या आजकल टेलीग्राम पर बहुत सारे ऐसे मतलब फ्री चैनल है जहाँ पर ईज़िली आपको है ना टेस्ट सीरीज़ फ्री में उपलब्ध हो जाएगी, फ्री और मेंस की, तो आप वो कर सकते हो। यहाँ पे ये हो सकता है कि जो मैंने फ़ॉलो की वो बताता हूँ, बाकी आप अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकते हो। मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ फ़ॉलो की थी, एक विज़न आईएएस की और इनसाइट आईएएस की। इनसाइट आईएएस और विज़न आईएएस की आपको मतलब ईज़िली कहीं न कहीं अपने दोस्तों से आप सहायता ले सकते हो। तो उस हिसाब से कहीं आपको टेस्ट सीरीज़ मार्केट से मिल जाए, कहीं से मतलब आप कवर कर सकते हो। तो 2 टेस्ट सीरीज़ आपको बढ़िया से मतलब फ़ॉलो करनी है, और यही मतलब आपकी सफलता का मतलब एक रहस्य छुपा हुआ है, कि मैंने ये देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज़ जॉइन तो कर लेते हैं या टेस्ट सीरीज़ खरीद के तो ले आते हैं, लेकिन वो पड़ी रहती है, उनको सही ढंग से वो अप्रोच ही नहीं करते हैं। तो आपको ये करना है कि ढंग से सबसे पहले ये करना है कि जैसे आपने आपका एक सिलेबस हो गया कि आपका पॉलिटी का सिलेबस हो गया, तो आपको मतलब पॉलिटी सेक्शन से जितने भी उनके टेस्ट लगे हुए हैं, जैसे विज़न के पॉलिटी सेक्शन से आपको 4-5 टेस्ट मिल जाएँगे, तो उनको आप एक साथ करने बैठ गए। उनको एक साथ आप ईज़िली कर सकते हो। अब इसमें स्ट्रैटेजी आपको ये रखनी है कि आपको प्रॉपर 2 घंटे में उस टेस्ट को देना है। एकदम ईमानदारी से उस टेस्ट को 2 घंटे में देना है। आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। शुरू में हो सकता है आपको स्कोर 50 आए, फिर 60 आए, 17 आए, कोई चिंता की बात नहीं है। और यदि लास्ट तक भी आपका स्कोर यहाँ पे 100 आ रहा है ना, तो बहुत अच्छी बात है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ में कितना स्कोर आता है। मतलब ये मेरा भी अनुभव रहा है कि यहाँ पे कई बार मेरा स्कोर बहुत कम रहता था, लेकिन यूपीसी में मतलब अच्छा स्कोर रहता था। यूपीसी में एक बार यूपीसी प्रीलिम्स में मेरे 122 आए हैं, बाकी 110 आए हैं, 108, 105, मतलब मेरा लगभग स्कोर हमेशा 100 से ऊपर रहेगा, यानी कट ऑफ से अच्छा खासा ऊपर रहा है। तो ये हो सकता है कि आप ये कर सकते हो कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि टेस्ट को आपको देना है, चिंता नहीं करनी है, देना है बस टेस्ट को। आपको ये घबराना नहीं कि मेरी मेरी अभी तैयारी नहीं हुई है, फ़ियर को बिल्कुल ख़त्म करना है। तो जैसे आपने उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए, 80 में से हो सकता है आपके 50 सही हो, 30 गलत हो, ठीक है? तो आपको ये करना है कि जो आपके 50 सही क्यों हुए हैं, उनको बिल्कुल वाच करना है कि मेरा ये पढ़ा हुआ था, मेरा ये नॉलेज था, इस बेस पे मैंने इन क्वेश्चन को सोल्व किया है। मतलब कहने का मतलब है, जब 2 घंटे आप टेस्ट पूरा देते हो, उसके बाद में 2 घंटे उसको सही से एनालिसिस करना है कि आपके जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो अच्छी बात है, आप उनको सही से देखना कि क्यों सही हो रहे हैं, ठीक है? और जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं ना, जैसे आपने 30 क्वेश्चन गलत किए और 20 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं लिए, तो ये जो 50 क्वेश्चन है उनको आपको ये काम करना है कि उस टेस्ट की एक डायरी डाल लेनी है। एक डायरी डाल लेनी है टेस्टों की, और जो भी रिसोर्सेज आप जो आपने गलत किए हैं और या जो अटेम्प्ट नहीं लिए, उनके रिसोर्सेज को आप क्या कर सकते हो, जो कि वहाँ पर आंसर का एनालिसिस आता है ना, वहाँ से आप अपने नोट्स बना लेना। तो ऐसा कर सकते हो कि जैसे विजन के 30 टेस्ट हो गए और 30 टेस्ट हो गए किसके, मतलब इनसाइट के हो गए। 60 टेस्ट आपने प्रीलिम्स के दिए, और 60 टेस्टों की आपकी जो भी गलतियाँ हैं, उनकी गलतियों से सीख कर आपने एक डायरी नोट की है कि हाँ, वहाँ से एक रिसोर्सेज बन जाएगा। तो मतलब आपके पास एक वाइड नॉलेज होगा, और जब इतनी प्रैक्टिस करके आप यूपीसी प्रीलिम्स देने जाओगे ना, तो इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आपके आत्मविश्वास से ही वो पेपर निकल जाएगा। यही मैं करता हूँ हमेशा कि यहाँ पे कितने नंबर आए मैं सोचता नहीं हूँ कि प्रीलिम्स में इतने मेरे इतने स्कोर आ रहा है, वो आ रहा है। मुझे एक काम करना है कि मुझे बेस्ट टेस्ट देना है। और जो मेरे साथ के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका अनुभव बताना चाहता हूँ कि उनके 150 भी स्कोर आए हैं। रियल में आए हैं यार, यूपीसी प्रीलिम्स में 150 के स्कोर भी आए हैं कुछ स्टूडेंट्स के। तो उनका अनुभव मैं ये देखता हूँ कि वो ना ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, मतलब कम रिसोर्सेज़ को फ़ॉलो करते हैं। लेकिन जो टेस्ट सीरीज़ देते हैं ना, वो बहुत ही ईमानदारी से देते हैं। जैसे 2 घंटे आराम से पेपर दिया, 2 घंटे फिर उसका जो आंसर होते हैं, क्योंकि उन्होंने कहाँ-कहाँ गलतियाँ की, वो गलतियाँ फाइंडिंग करते हैं, और जो क्वेश्चन उनके गलत हुए ना, तो उनके आंसर को अपनी डायरी में नोट करते हैं। तो उनका एक डायरी ऐसी बन जाती है कि जिसमें एक वाइड नॉलेज होता है। साथ ही साथ उनके अच्छे रिसोर्स पड़े हुए भी हैं, तो फिर है ना कोई घबराने की बात ही नहीं होती। कॉन्फिडेंस इतना आसमान पर होता है कि हम किसी भी कंडीशन में घबराते नहीं हैं, और आपका कॉन्फिडेंस ही आपको यूपीसी प्रीलिम्स निकलाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि यदि कॉन्फिडेंस नहीं होगा, एग्जाम का डर होगा ना, तो आप सीसेट में मतलब घबरा जाओगे, सीसेट में फिर दिक्कत आने लग जाएगी। ये मेरा भी अनुभव रहा है कि यहाँ यदि हम अच्छी प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं, तो विशेष तौर पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के साथ ये होता है कि यदि उनकी सीसेट में अच्छी तैयारी नहीं है, तो कहीं न कहीं सीसेट में घबराहट होती है, घबराहट के मारे फिर अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते हैं, फिर 1-2 मार्क से या मतलब कुछ ही अंतर से आप प्रीलिम्स फेल कर जाते हो। तो ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, और सीसेट के लिए आपको घबराना नहीं है। मैं आगे बताने वाला हूँ कि सीसेट की एक अच्छी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। यार मैंने कम से कम 5-7 बार एग्ज़ाम दी है, तो मुझे मेरा ये अनुभव है कि किस प्रकार, और मेरा बैकग्राउंड भी हिंदी माध्यम है, और मैं भी है ना मतलब मैथ में इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। लेकिन थोड़ी-सी मेहनत करके, थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी समझ के और स्मार्ट वर्क करके ईज़िली मैंने मतलब हर बार सीसेट को निकाला है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक ही स्ट्रैटेजी तो हो गई कि भाई हमें 20 साल के पेपर सॉल्व करने हैं, और 2 टेस्ट सीरीज ईमानदारी से फॉलो करनी है, और उनको एकदम 2 घंटे का जो टाइम पीरियड होता है उसमें देना है, और फिर उसका मतलब सही से आकलन करना है कि मैंने कहाँ-कहाँ गलतियाँ की, और उनकी आपको डायरी बनानी है, नोट करने हैं, ठीक है? इसके अलावा आप ये कर सकते हो, जैसे यूपीएससी की
अदर ऑब्जेक्टिव एग्जाम होती है, जैसे सीडीएस का एग्जाम लग रहा है, एनडीए का लग रहा है, या मतलब और भी आप ऑब्जेक्टिव देखना, सीपीएफ की एग्जाम लग रही है, तो उनके पेपर जो नए वाले पेपर आते हैं, जैसे हमारी एग्जाम जून में है, जून 21 में, तो उससे पहले 4-5 महीने के जो पेपर आते हैं ना, सीडीएस, एनडीए और मतलब सीपीएफ के, उन पेपर को आप यूपीसी की साइड से निकालना, और उन पेपर के जो जीएस के क्वेश्चन है उनको आप एक बार देखना, मतलब उनका ट्रेंड देखना कि यूपीसी इस बार किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है, किनको मतलब एक आपके ट्रेंड समझ में आएगा। और मैं हमेशा करता हूँ, और ये मुझे हेल्प भी करता है कि वहाँ से 3-4 क्वेश्चन तो हूबहू निकल आते हैं कि उन एग्जाम में आए हुए हैं, वो एकदम यूपीसी प्रीलिम्स में भी आए हैं। आप देखना 2014 की एग्जाम का मुझे याद है कि उस समय उससे पहले एक सीपीएफ की एग्जाम लगी थी, एक डिपार्टमेंटल सीपीएफ की एग्जाम होती है वो लगी थी, उसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो हूबहू यूपीसी प्रीलिम्स में भी आए हैं, आईएएस प्रीलिम्स में भी आए हैं। तो आपको ये भी कर सकते हो कि 4-5 महीने के जो नए पेपर लगे हैं, एनडीए, सीडीएस, सीपीएफ, उन पेपरों की आप थोड़ा देख लेना, मतलब समय हो तो देख लेना, अच्छा रहता है, मतलब आपको फायदा ही मिलने वाला है। तो ये कर सकते हो। इसके अलावा डेली एमसीक्यू कैसे कर सकते हो, जैसे अभी अब जैसे जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स पास में आने लगा है, तो आप अपनी रफ्तार बढ़ा सकते हो कि आप ना इनसाइट आइस है, वहाँ पे डेली 5 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के। और इनसाइट आइस क्या करेगा, अभी जैसे प्रीलिम्स पास में आएगा ना, तो वो 20 या 25 क्वेश्चन मतलब क्यूज डालेगा, तो वो क्यूज आप कर सकते हो, वो बहुत इंजॉयबल होती है, आराम से बेफिक्र होकर आप उनको कर सकते हो, और वो मज़ा भी आता है। वहाँ से भी आप ये कर सकते हो कि कुछ कुछ चीज़ों की अपनी डायरी में नोट्स बना लेना, जो कि आपको लगे ना काम की है, तो ये भी अच्छा रहता है। तो मेरे हिसाब से आप इतना कुछ कर लोगे ना, अपनी अच्छी सी पढ़ाई करनी है। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है कि एक तो रिसोर्सेज है ना, मल्टीपल नहीं करने हैं आपको, जो एक रिसोर्सेज फॉलो करना है, एक मतलब एक से सिलेबस के हिसाब से। जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हो तो लक्ष्मीकांत से पढ़ना, आपको अलग चीज़ों में नहीं जाना है। ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो मतलब एक ही रिसोर्सेज फॉलो करना है, कहने का मतलब ये, एक तो ये करना है कि रिसोर्सेज आपको मल्टीप्लाई नहीं करने हैं। एक ये है कि आप रिवाइज पर ज़्यादा ध्यान देना, और मेरे हिसाब से आप 3-4-5 जितना भी आपका रिवाइज हो सके ना प्रीलिम से पहले, आप रिवाइज जरूर करना। और जो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी अच्छी है, जो न्यू एस्पिरेंट अभी नहीं है, तो अभी मार्च तक आप घबराएं नहीं। मार्च तक आप अपनी मेंस की जो स्ट्रेटेजी बना रहे हो ना, कि आपका अभी जीएस मेंस में कुछ पोर्शन बचा होगा, या आपका कुछ सब्जेक्ट का बाकी होगा, तो मार्च तक आप कर सकते हो। लास्ट जो 3 महीने प्रीलिम्स के लिए काफ़ी है। और मेरे हिसाब से तो जो मतलब कुछ ओल्ड स्टूडेंट है जो कि तैयारी काफ़ी समय से कर रहे हैं, तो उनके लिए तो लास्ट 2 महीने काफ़ी होते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, विशेष तौर पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को, यदि आप है ना सीसेट में कंफर्टेबल नहीं हो, या लगातार 2 या 3 बार से सीसेट में फेल हो रहे हो, तो सीसेट के लिए आप अभी से करना। अभी से आप डेली 1 घंटा ना, थोड़ा सा अपना समय निकाल के 1 घंटा देना है, क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरे साथ काफ़ी स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त थे 5-6 बता सकता हूँ, मतलब जो इंटरव्यू दे रहे थे, उनमें से पाँचों के पाँचों है ना सीसेट में फेल हुए हैं। मतलब ये मैंने देखा है कि विशेष तौर पे लास्ट टाइम सीसेट का पेपर ही थोड़ा टफ आया था। और हिंदी मीडियम को कई सारी समस्या आती है, जैसे अनुवाद की समस्या आती है, वहाँ पर हम पैसेज करने पड़ते हैं तो अनुवाद समझ में नहीं आता है। तो हमें ये कोशिश ये करनी है कि हमें थोड़ा रीजनिंग और मैथ को सीख लेना है, और बहुत आसान होता है। आप जानते हो कि यूपीसी हर बार जो मैथ के 8 क्वेश्चन पूछती है, 8 या 10 20 जो भी क्वेश्चन पूछती है, वो मतलब उनका फिक्स है यार, वो प्रतिशत लाभ हानि औसत वहाँ से पूछ सकती है, तो पूछती है, तो आप इजीली मतलब उनको कवर कर सकते हो। तो आगे हम स्लाइड में बात करेंगे कि सीसेट को कैसे क्रैक करें। और बहुत ही आसान है, घबराना नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि आपको मजबूत बनना है, घबराना नहीं है। मेरा ये अनुभव है कि यदि मैं एग्जाम में सीसेट के पेपर में, मेरे साथ ये होता था कि मैथ और रीजनिंग के मुझे अच्छे नहीं आते थे सवाल, और वहाँ इतना फियर रहता है कि 2 घंटे में इतने सोल्व करने। और तो सबसे बड़ी ये समस्या होती है कि हम कोलैप्स हो जाते हैं, कि हम घबरा जाते हैं, हमें ये लगता है कि हम क्वालीफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन लास्ट जो 3 प्रीलिम्स है जिनको मैंने पास किया, उसमें मेरा अनुभव है कि लास्ट 15 मिनट में भी मैंने धैर्य रख के, मतलब वहाँ पे एक कह सकते हैं कि बहादुरी दिखा के उस पेपर को सोल्व किया है, बिना घबराहट के सोल्व किया है। और मन में ये विश्वास था कि यार इस सीसेट के चक्कर में छोटे से मतलब एक अपने कुछ छोटी सी गलतियों की वजह से या घबराहट की वजह से मैं यदि पेपर फेल हो गया ना, तो मतलब पूरा साल खराब होने वाला है मेरा। तो ये मन में विश्वास था कि नहीं यार, हो जाएगा, करना है मुझे, किसी हालत में करना है, कि इतनी अच्छी तैयारी है यार, जीएस की तैयारी है, मेंस की इतनी अच्छी तैयारी है। और यदि यहाँ पे सीसेट निकलता है तो मैं इंटर तक तो आराम से पहुंच जाऊंगा, मेंस में मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेंस मैंने 4 दिए जिनमें से मेरा इजीली मतलब 3 बार इंटर कॉल हुआ है। तो ये बात मेरी सलाह मानना कि आपको एकदम बहादुर बनना है। बहादुर बनने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, अच्छी प्रैक्टिस करनी है। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो मन में विश्वास आ जाएगा, और आपका विश्वास ही आपको अंतिम रूप से सफल बनाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, इसमें क्या करना है, आप ये कर सकते हो कि सबसे पहले तो आपको ना यूपीसी के जो सीसेट के अभी पेपर लगे हैं, 2011 से 20 के बीच में पेपर लगे हैं, तो जो न्यू एस्पिरेंट है उनको ये करना चाहिए कि जैसे आप 2020 का पेपर उठाओ, और 2 घंटे में उसको करने की कोशिश करो। ठीक है, पूरा 2 घंटे अलार्म भर के 2 घंटे में आपको उसको करना है। और 2 घंटे में यदि आप ना 40-50 क्वेश्चन काट पीट के सही कर पा रहे हो ना, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। फिर 10 साल के प्रीवियस पेपर निकालना, और वहाँ से आप ये फाइंडिंग करना कि यूपीसी मैथ के क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, रीजनिंग के कहाँ से पूछ रहा है, और पैसेज को किस प्रकार पूछ रहा है। तो आपके लिए तो ये हो गया कि आप ना इजीली मतलब कर सकते हो, जिनके मतलब इजीली बिना ज़्यादा पढ़े उनके जिनके 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो उनको तो कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। लेकिन जिनका स्कोर है ना मतलब
100 से कम आ रहा है, या मतलब जिनके क्वेश्चन 40-50 अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए ये चिंता की बात है। तो उनके लिए क्या करना है कि आप एक तो ये कर सकते हो कि 10 साल के पेपर तो आपको सोल्व करने ही करने हैं, जिसमें आपको ये पता लग जाएगा कि आप 2 घंटे में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट ले पा रहे हो। अब मेरे मेरे साथ वालों के साथ जो स्टूडेंट है उनको देखा है कि 2 घंटे में 40 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं हो पाते थे। क्योंकि वो दिक्कत कहाँ थी कि वो पैसेज करने बैठ जाते थे। तो पैसेज करने के चक्कर में फिर जो रीजनिंग और मैथ के सवाल है, उनमें कहीं न कहीं उनको समस्या आती थी। तो कोशिश ये करनी है कि आपको मतलब एक तो ये पेपर सोल्व करने हैं 10 साल के, और इसके अलावा आपको पढ़ने की जहाँ बात आ रही है कि आपको मैथ और रीजनिंग में है ना आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आपको ये कोशिश करना है कि कोई भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म या मतलब कोई मतलब कम पैसे में आपको कोई कोचिंग पढ़ा रहा है, तो आप ज़रूर पढ़ना यार इसमें, क्योंकि इसमें नुकसान होता है। बहुत मतलब फिर पूरा साल बर्बाद होता है। तो 1000-1500 रुपए में आज आजकल देखते हो कि बहुत 1000-1500 रुपए में आपको सीसेट का कोई भी कोर्स मिल जाएगा, या यूट्यूब पे कोई अच्छा पढ़ा रहा है, कहीं और किसी प्लेटफ़ॉर्म पर कोई अच्छा फ्री में पढ़ा रहा है, तो आप मैथ और रीजनिंग है ना ज़रूर पढ़ना। कोई दिक्कत नहीं है इसमें यहाँ पे कोचिंग लेने में। मेरी सलाह होगी कि आप ज़रूर आज से मतलब कर जाना, जो कि सीसेट में लगातार फेल हो रहा है, और जो फेल नहीं हो रहा है, जो कंफर्टेबल नहीं है, उनको बार-बार प्रैक्टिस करनी है। तो ये हो सकता है। एक काम ये कर सकते हो कि जो यूपीएससी के पुराने वाले पेपर हैं कि 95 से 2010 के बीच में, उसमें भी क्या होता था, पहले जीएस के पेपर के साथ में भी है ना 20-25 क्वेश्चन सीसेट के आते थे, यानी मैथ रीजनिंग के आते थे। आप उनको ज़रूर निकालना। वहाँ से मतलब ऐसा होगा कि आपका एक बेस बन जाएगा, और वहाँ से क्वेश्चन रिपीटेशन भी होता है, तो आप उनको कर सकते हो। फिर आप ये कर सकते हो कि मॉक टेस्ट ज़रूर निकालना है। मॉक टेस्ट पक्का देना है। तो ये तो हुई सीसेट के पेपर की स्ट्रेटजी, लेकिन अब सीसेट के पेपर को अटेम्प्ट कैसे लेना है उसकी हम बात करते हैं। तो सीसेट के पेपर का अटेम्प्ट लेने का यही तरीका है कि आप जब घर पे बैठ के प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको एक तरीका निकाल लेना है कि जैसे तरीका ये होगा कि आप जैसे सीसेट का पेपर देने बैठते हो, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जैसे एक क्वेश्चन से आप शुरू करते हो, तो क्वेश्चनों में फंसना नहीं है आपको। जो जो क्वेश्चन आपको जल्दी आ रहे हैं ना, जैसे सीसेट के पेपर में क्या होता है, 1 से 80 तक क्वेश्चन आते हैं, और वो लगभग तीन तीन चीज़ों में डिवाइड है कि मैथ के क्वेश्चन आने हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन आने हैं, और किसके आने, पैसेज के क्वेश्चन आने हैं। तो 3 डिवाइड है। तो आपको जैसे आप पहला क्वेश्चन करने बैठे, तो आपको ना बिल्कुल बीच में उलझना नहीं है। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है ना कि फँसने वाला है, तो फँसना नहीं है। आपको पहले राउंड में क्या करना है, 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चनों तक पहुँच जाना है। कि जैसे पहले राउंड में आप क्या करोगे, 40 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट ले लोगे, तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो 1 डेढ़ घंटे में आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लेते हो, फिर बचता है 20 मिनट। तो 20 मिनट में 10-15 क्वेश्चन और मतलब ईज़िली कर सकते हो। तो आपको मेरी ये मानना है कि जैसे मेरे साथ ये क्या हुआ था कि 2-3 बार मैं जैसे क्वेश्चनों में फँस गया था। तो लास्ट में क्या होता था, जैसे 70-80 क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो ईज़ी क्वेश्चन है, तो उसके चक्कर में क्या होता था कि मतलब कम अटेम्प्ट ले पाता था। लेकिन अभी बाद में जैसे एक अनुभव प्राप्त हो गया कि यार हमें करना क्या है कि 1 से लेकर 80 तक एक बार गुज़र जाना है, ताकि जो ईज़ी क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत ईज़ी वाले क्वेश्चन होते हैं, जिनको देखते ही सॉल्व होते हैं, कम से कम उन क्वेश्चनों को तो हम कर पाएँ, तो फिर हम हमारे जो स्कोरिंग है ना, वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल फँसना नहीं है, पहले राउंड में 1 से लेकर 80 तक आपको चले जाना है। जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हो अच्छी बात है, फिर सेकंड राउंड में जो क्वेश्चन बचते हैं कि अब इनको सोल्व किया जाए। तो ये स्ट्रैटेजी बस एक विशेष तौर पे इसको ध्यान रखना है। तो मेरे हिसाब से ये यूपीएससी प्रीलिम्स, जीएस और सीसेट के पेपर की स्ट्रैटेजी थी। और बाकी आप ना यूट्यूब पर टॉपर्स की स्ट्रैटेजी ज़रूर देखना यार, अलग-अलग मतलब प्लेटफ़ॉर्म पर आपको मिल जाएगी ईज़िली, क्योंकि उससे एक आइडिया निकल जाएगा कि किस प्रकार हमें यूपीएससी प्रीलिम्स निकालना है। तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। लेसन पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।